हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं हमारी जो 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज चल रही है राजनीति विज्ञान की, उसके अंतर्गत पार्ट नंबर 9 आपके लेकर मैं समक्ष हाजिर हूं, जिसमें हम महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करेंगे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है, राजनीति विज्ञान के पेपर की दृष्टि से। इससे पहले हमने 8 पार्टों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, अच्छे सवालों के बारे में। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो आप उन्हें भी जरूर देखिएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप उन्हें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको वो सभी महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज उपलब्ध है, वहां आपको मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, ये पहला सवाल। यदि मित्रों आप पहली बार हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे जरूर सब्सक्राइब करें, और उसके बाद पास बने बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। यदि मित्रों हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, जो भी आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम इत्यादि। क्योंकि मित्रों हमारे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो बिल्कुल निःशुल्क, मेरा यह प्रयास है कि हम गुणवत्तापूर्ण विषय वस्तु आपके तक पहुंचाए। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन हन्ना ओरेंट के विद्वानों के कामों में से एक नहीं है? यानी हन्ना ओरेंट के द्वारा जो कार्य किया गया है उसमें शामिल नहीं है। यानी निम्नलिखित में से कौन हन्ना ओरेंट के विद्वानों के कार्यों में से एक नहीं है? ये मित्रों हन्ना ओरेंट की कुछ पुस्तक हैं, और उनमें से आपको उस पुस्तक का चयन करना है जो हन्ना ओरेंट के द्वारा नहीं लिखी गई है, यानी उसका संबंध हन्ना ओरेंट से नहीं है। मैन ऑफ डार्क टाइम्स, बीइंग एंड टाइम, मानव स्थिति, ईच मैन इन जेरूसलम, ए रिपोर्ट ऑन द बेनिलिटी ऑफ एविल, इनमें से आपको उस पुस्तक का चयन करना है जो हन्ना ओरेंट की पुस्तक नहीं है। हम बाद में हन्ना ओरेंट के बारे में भी विशेष चर्चा करेंगे, पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर गैस करिएगा। ऑप्शन आपका 2 राइट होगा। यह कार्य हन्ना ओरेंट का नहीं है। बीइंग एंड टाइम्स यह हन्ना ओरेंट की बुक नहीं है। मैन ऑफ डार्क टाइम्स यह हन्ना ओरेंट की पुस्तक है जो 1968 में संपादित हुई थी। ह्यूमन कंडीशन, मानव स्थिति, द ह्यूमन कंडीशन, यह पुस्तक आपकी 1958 में प्रकाशित होती है। ईच मैन इन जेरूसलम, ईच मैन इन जेरूसलम, ए रिपोर्ट ऑन द बेनिलिटी ऑफ एविल, यह 1963 में। हन्ना ओरेंट कौन है? यह एक महिला दार्शनिक और राजनीतिक विचारक है। महिला दार्शनिक और राजनीतिक विचारक है। इनका जन्म कहां हुआ मित्रों? तो इनका जन्म होता है जर्मनी में। तत्कालीन समय में जर्मनी में इनका जन्म हुआ, लेकिन यह वहां की जो नाजी शासन व्यवस्था थी उसका इन्होंने विरोध किया, और उसके ऊपर जो अत्याचार वहां हुए, उसने उस नाजी शासन की जिन परिस्थितियों में कार्य किया उससे यह प्रसन्न नहीं थी, उनके कार्यों से यह संतुष्ट नहीं थी। आखिरकार इन्होंने अपनी जो शिक्षा है वहीं जर्मनी में पूरी की, कुछ शिक्षा वहां पर पूरी की, फिर यह जर्मनी को छोड़ देती है। यानी जर्मनी को छोड़कर यह जर्मनी के यहूदी परिवार में इनका जन्म होता है। यानी हन्ना ओरेंट का जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ, और फिर यह क्या करती है, यहां से जर्मनी को छोड़कर यह फ्रांस चली जाती है, पेरिस। वहां पर भी इन्होंने कुछ वक्त अपना समय गुजारा। फिर यह 1941 में फ्रांस से यानी यह फिर जर्मनी से फ्रांस चली जाती है, और फ्रांस से बाद में इसने 1941 में यूएसए चली गई, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका चली जाती है 1941 में।
और वहां पर इन्होंने अपनी मृत्यु तक आजीवन अपना कार्य यूएसए यानी न्यूयॉर्क में रहकर इन्होंने अपना कार्य संपादित किया। और 1941 में यह यूएसए चली जाती है और फिर इन्हें वहां की नागरिकता भी प्राप्त हो जाती है, यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। हन्ना ओरेंट को क्या है, वहां की नागरिकता प्राप्त हो जाती है और यह वहां न्यूयॉर्क शहर में बच जाती है और वहां पर इन्होंने अपना कार्य संपादन किया और यहूदी के बारे में जो भी ग्रंथ थे उनके बारे में इन्होंने बातें लिखी और नाजी जो पार्टी थी, नाजी जो शासन व्यवस्था थी, उसके खिलाफ इन्होंने अपना कार्य किया। तो इस प्रकार ये इनकी महत्वपूर्ण कृति है जिनमें आपकी ऑप्शन 2 राइट होगा, ये इसमें शामिल नहीं है, बीइंग एंड टाइम। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हम नेक्स्ट वीडियो सीरीज में स्पेशल हन्ना ओरेंट के बारे में बात करेंगे, महत्वपूर्ण सवालों के बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट 2 नंबर सवाल, सवाल कह रहा है कि रूसों का जन्म हुआ था किस देश में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में। बहुत इजी सवाल होगा आपके लिए। महान दार्शनिक जीन जैक्स रूसो, इन्होंने इमाइल नामक जो शिक्षा पर एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना भी की थी, एमिल जिसे कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट होगा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, प्रकृति में मनुष्य की स्थिति लोक के अनुसार थी, यानी प्रकृति थी प्राकृतिक अवस्था में या प्रकृति में मनुष्य की स्थिति लोक के अनुसार थी। ऑप्शन ए असभ्य, ऑप्शन बी गंदी और क्रूर, ऑप्शन सी शांति प्रिय, ऑप्शन डी कोई आचार संहिता का सम्मान नहीं था। यानी प्राकृतिक अवस्था में लोक के अनुसार स्थिति थी, असभ्य स्थिति, गंदी और क्रूर स्थिति, शांति प्रिय स्थिति, कोई आचार संहिता का सम्मान नहीं था। थ्री नंबर सवाल का ऑप्शन आपका सी राइट होगा। प्राकृतिक अवस्था में जॉन लोक के मतानुसार वहां की जो स्थिति थी बिल्कुल ही शांति प्रिय और सभ्य स्थिति थी। कैसी थी? शांति प्रिय और सभ्य स्थिति थी। यह बात किसने की? असभ्य, गंदी और कोई आचार संहिता का सम्मान नहीं था। यह बात करता हॉब्स। हॉब्स ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में गंदी, क्रूर, बर्बर, अत्याचारी, असभ्य, कोई आचार संहिता का सम्मान नहीं था। ये सभी विशेषताएं किसकी है? ये हॉब्स की है। हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्थाओं का विश्लेषण किया इस आधार पर, जबकि जॉन लॉक है जो प्राकृतिक अवस्थाओं को शांति प्रिय, सभ्य मानता है। चलते नेक्स्ट सवाल की ओर। किसने कहा है कि व्यवहारवादियों की भविष्यवाणी सलनी में पानी ले जाने के समान है? जो व्यवहारवादी विचारधारा आई, जो उपागम आया या दृष्टिकोण आया, उसकी भविष्यवाणी सलनी में पानी ले जाने के समान है। उसे यह किसने कहकर उसकी यह आलोचना की है? कार्ल पार्पर ने, ऑस्टिन ने, फेडरिक ने, डेविड स्टन ने। तो 4 नंबर सवाल का ऑप्शन आपका एक राइट होगा। कार्ल पापर ने यह कहा था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नीस संधि 2001 में आती है और इसका संबंध किससे है? यूरोपीय संघ का राजनीतिक एकीकरण, व्यापार पर एक नया शीर्षक रोजगार के महत्व को प्रदान करना, पूरे यूरोप के 10 देशों को यूरोपीय संघ में सदस्य दिलाने हेतु समान मौद्रिक संघ अपनाना। नीस संधि 2001 का संबंध है। तो इस सवाल का ऑप्शन आपका सी राइट होगा। पूर्वी यूरोप के 10 देशों को यूरोपीय संघ में सदस्य दिलाने हेतु नीस संधि हस्ताक्षरित हुई थी। यूरोपियन यूनियन यह आपका मार्टिस जो ट्रिटी हुई उसके तहत अस्तित्व में आता है। मार्टिस ट्रिटी कब हुई थी? मार्टिस जो संधि हुई है वो हुई 1992 में। 1992 में मार्टिस संधि होती है, लेकिन इसकी स्थापना 1993 में होती है। लागू कब हुई? 1993 में मार्टिस संधि, और इसके तहत यूरोपीय संघ की स्थापना हुई
और इसमें उस समय यानी वर्तमान में इसमें कितने राष्ट्र है, तो वर्तमान में इसमें कुल 27 राष्ट्र है। इससे पूर्व कितने राष्ट्र थे, 28 राष्ट्र थे। लेकिन जो ब्रेग्जिट मामला हुआ, जो ब्रेग्जिट विवाद था, ईयू से, यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन का अलग होना ही ब्रेग्जिट था, यानी यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन का अलगाव। आखिरकार ब्रिटेन ने यूरोपीय यूनियन से सदस्यता त्याग कर ली है और वो अलग हो गया है। अब ईयू 27 राष्ट्रों का एक समूह है। नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों के अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? बहुत ही अच्छा सवाल है, चर्चा में रहा काफी। सीएए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार ऑप्शन ए। ऑप्शन बी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश। ऑप्शन सी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ऑप्शन डी बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार। क्या होगा 6 नंबर सवाल का राइट आंसर? आप गेस करिएगा आंसर। ऑप्शन सी राइट होगा आपका। यह बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 3 देशों के अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता से संबंधित प्रावधान करता है। ये 3 राष्ट्र है। बहुत ही अच्छा सवाल है, करंट पर आधारित। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट सवाल आपका इसी से जुड़ा हुआ है। सेवन नंबर, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में कितने अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? बहुत ही अच्छा सवाल है। यानी जो 3 देश थे, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन देशों के किन किन समुदायों को, यानी कुल कितने समुदाय हैं जिन्हें नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? 3, 4, 5 या 6? सेवन नंबर सवाल आपके समक्ष है कि इन देशों के कितने समुदायों को, वे कितने अल्पसंख्यक समुदाय हैं जिन्हें नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में? ऑप्शन आपका डी राइट होगा, 6 समुदायों को, इन देशों के 6 समुदाय। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चर्चा करते हैं विशेष रूप से। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के 6 अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता देने का प्रावधान है। और इनमें कौन कौन शामिल है? हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, फारसी और सिख। ये 6 समुदाय इसमें शामिल है, लेकिन मुस्लिम समुदाय इसमें शामिल नहीं है मित्रों। हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, फारसी, सिख, ये 6 समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय जिन्हें नागरिकता दी जाएगी, यह प्रावधान करता है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। जरूर आपको यह बात समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यदि मित्रों आपके द्वारा, हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास आपको अच्छा लग रहा तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जो भी आपके पास स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक इत्यादि ग्रुप है उन पर, और आप अपने अमूल्य सुझाव भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। 8 नंबर सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि नागरिकता संबंधी विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है? यानी भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल यह बात स्पष्ट करता है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति भारतीय संसद को है? आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, आर्टिकल 11? ऑप्शन आपका डी राइट होगा, आर्टिकल 11 इसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये निम्न में से किस सदन की बैठक जिनेवा व न्यूयॉर्क दोनों स्थानों पर होती है?
निम्न में से किस सदन की बैठक जिनेवा या न्यूयॉर्क दोनों स्थानों पर होती है? न्यास परिषद, सुरक्षा परिषद, महासभा, आर्थिक व सामाजिक परिषद। ये मित्रों यूएनओ के अंग है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? इसके कुल कितने अंग है? 6 अंग है मित्रों, जिनमें से 4 आपके यहां शामिल है, न्याय परिषद, सुरक्षा परिषद, महासभा, आर्थिक व सामाजिक परिषद। क्या होगा राइट नंबर 9 नंबर सवाल का? ऑप्शन आपके समक्ष है ए, बी, सी और डी। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है जिसकी बैठकें जिनेवा और न्यूयॉर्क दोनों स्थानों पर होती है मित्रों। ऑप्शन डी राइट होगा। इसके अलावा आपका सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्याय परिषद, सुरक्षा परिषद, महासभा, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ये 6 है जो यूएनओ के क्या है? अंग है। इनमें से आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसका मुख्यालय एक का हेग में है, बाकी सबका हेडक्वार्टर आपके न्यूयॉर्क में है। यानी 6 अंगों में से केवल एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय हेग में है, जबकि बाकी 5 का जो मुख्यालय है वो आपका न्यूयॉर्क में है। इनमें से आपकी एक आर्थिक और सामाजिक परिषद है जिसकी बैठकें दोनों जगह होती हैं, जिनेवा और न्यूयॉर्क दोनों जगह। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। और भारत है जो यूएनओ का एक संस्थापक राष्ट्र रहा है, और संस्थापक राष्ट्रों की संख्या कितनी है? 51 है, 51। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को चार्टर की किस धारा से वीटो प्राप्त है? धारा 32, धारा 27, धारा 41, धारा 7। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को चार्टर की किस धारा से वीटो प्राप्त है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष है। ऑप्शन बी राइट होगा। धारा 27 दोहरे वीटो का प्रावधान करती है। दोहरे वीटो का प्रावधान है। एक तरफ तो 5 राष्ट्र मिलकर किसी विषय पर सहमत होकर वीटो कर लेते हैं, और दूसरी तरफ उनमें से यदि कोई एक राष्ट्र शामिल नहीं होता है तो उसका विरोध कर सकता है। यानी धारा 27 इसके बारे में बात करती है, वीटो शक्ति के बारे में, और इसमें दोहरे वीटो का प्रावधान है। कैसा? दोहरा वीटो। नेक्स्ट है नगर पालिकाओं के गठन संबंधी अनुच्छेद है 243 पी, 243 क्यू, 243 आर, 245 एस। और यही सवाल इससे मिला जुला हुआ सवाल पंचायतों के गठन से, ग्राम पंचायतों के गठन से पूछा गया था मित्रों। नेट दिसंबर 2019 में यह सवाल आया था इससे मिलता जुलता, कि ग्राम पंचायतों के गठन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो क्या होगा 11 नंबर सवाल का राइट आंसर है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष है। 243 पी, 243 क्यू, 243 आर, 245 एस। तो इस सवाल का ऑप्शन आपका बी राइट होगा। 243 क्यू, 243 क्यू नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है मित्रों, जबकि 243 बी तुलना करें यदि 243 बी की, तो 243 बी किसके बारे में बात करता है? पंचायतों के गठन के बारे में बात करता है। ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात करता है, पंचायतों के गठन के बारे में बात करता है, जिसमें पंचायती राज के सभी स्तर शामिल है, तीनों स्तर शामिल है 243 बी में। और इसी प्रकार 243 में 243 जो क्यों है, इसमें नगर पालिकाओं के तीनों स्तर इसमें शामिल है। तो ऑप्शन बी राइट होगा इस सवाल का। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर।
पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस एक अनुच्छेद में। यहां बात हो रही पंचायती राज संस्थाओं की, यानी पंचायती राज संस्थाओं में SC ST को स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस एक अनुच्छेद में है। 243E, 243B, 243C, 243D। इस सवाल का ऑप्शन आपका डी राइट होगा। 243D आरक्षण से संबंधित है मित्रों। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था करता है आर्टिकल 243D, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनके अलावा महिलाओं को भी 1/3 यानी 33% आरक्षण की व्यवस्था करता है। इन दोनों के अलावा महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, 33%। तो 243D इसके बारे में प्रावधान करता है आरक्षण के बारे में। और 243A में क्या है? 243A में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है। ग्राम सभा, ग्राम सभा, और इसमें पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन। और 243C में पंचायतों की संरचना, उनका ढांचा किस प्रकार रहेगा, इसके बारे में 243C बात करता है। नेक्स्ट 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। महिलाएं पैदा नहीं होती बनाई जाती हैं, यह कथन किसका है? केट मिलेट का, साइमन डी बुआ, फ्रीडमैन, टोकविले। महिलाएं पैदा नहीं होती बनाई जाती हैं, यह किसने कहा था? ऑप्शन 2 राइट होगा। साइमन डी बुआ का यह कथन है, ऑप्शन 2 राइट होगा। यह नारीवादी है। बाध्य स्वतंत्रता की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? हॉब्स ने, लोक ने, रूसो ने, ग्रीन ने। ऑप्शन सी राइट होगा। बाध्य स्वतंत्रता की अवधारणा रूसो ने प्रतिपादित की। इन्होंने कहा था कि जो लोग स्वतंत्र नहीं होना चाहते उन्हें जबरन स्वतंत्र किया जाएगा। जो लोग स्वतंत्र नहीं होना चाहते उन्हें जबरन स्वतंत्र किया जाएगा, यह बात रूसो अपने विचारों में प्रतिपादित करता है। लोकतंत्र के सहभागी मॉडल का आदर्श किसके विचारों में पाया जाता है? लोकतंत्र के सहभागी मॉडल का आदर्श किसके विचारों में पाया जाता है? जेरेमी बेंथम, लॉस्की, रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन आपका 3 राइट हुआ इसका भी। रूसो के विचारों में लोकतंत्र के सहभागी मॉडल का आदर्श पाया जाता है। रूसो, जीन जैक्स रूसो। नेक्स्ट 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये द मैन ऑन हॉर्सबैक किसकी पुस्तक है? द मैन ऑन हॉर्सबैक किसकी पुस्तक है? सिडनी वर्मा, H.E. फाइनर, ग्रेविल आमंड, मायरन विनर। द मैन ऑन हॉर्सबैक किसकी पुस्तक है? सिडनी वर्मा, H.E. फाइनर, ग्रेविल आमंड, मायरन विनर। यह वो पुस्तक है, आपको मैं यह हिंट देना चाहूंगा, जिसमें राजनीतिक संस्कृति के बारे में बात की गई है। ऑप्शन 2 राइट होगा। H.E. फाइनर की यह पुस्तक है, H.E. फाइनर। ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर इसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। द मैन ऑन हॉर्सबैक, ये इसका पूरा नाम है, पुस्तक का पूरा नाम है ये इतना। द मैन ऑन हॉर्सबैक, द रोल ऑफ द मिलिट्री पॉलिटिक्स। द मैन ऑन हॉर्सबैक, द रोल ऑफ द मिलिट्री इन पॉलिटिक्स, 1962,
प्रकाशित कब हुई? 1962 में यह पुस्तक प्रकाशित होती है। और ये एच ई फाइनर, सैमुअल ई फाइनर की पुस्तक है। इनका पूरा नाम है सैमुअल ई फाइनर। इनकी यह प्रसिद्ध रचना है। और इसमें ये क्या करते हैं कि उन्होंने राजनीतिक संस्कृतियों का अध्ययन करते हुए विकासशील देशों में संवैधानिक प्रणालियों में अस्थिरता के कारणों की चर्चा की है। यानी द मैन ऑन हॉर्सबैक द रोल ऑफ द मिलिट्री इन पॉलिटिक्स 1962 पुस्तक में सैमुअल ई फाइनर ने राजनीतिक संस्कृतियों का अध्ययन करते हुए विकासशील देशों में संवैधानिक प्रणालियां हैं उसकी अस्थिरता क्यों है उसके कारणों का उल्लेख करता है ये विद्वान सैमुअल ई फाइनर। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे पूर्ण निशस्त्रीकरण भी कहा जाता है? पूर्ण निशस्त्रीकरण भी कहा जाता है। गुणात्मक निशस्त्रीकरण, मात्रात्मक निशस्त्रीकरण, सामान्य निशस्त्रीकरण, व्यापक निशस्त्रीकरण। 17 नंबर सवाल का क्या होगा राइट आंसर आप चयन कीजिएगा। और आपके कुल कितने सवाल राइट होते हैं यह भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। आपका आकलन किस प्रकार हुआ? ऑप्शन आपका डी राइट होगा, 4 नंबर राइट होगा। व्यापक निशस्त्रीकरण जिसे पूर्ण निशस्त्रीकरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट 18 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जेएस मिल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है वो आपको चयन करना है। पहला कथन है सुखद कैलकुलस व्यर्थ की बात है, उपयोग का सिद्धांत जीवन का अंत है, स्वतंत्रता में वे कार्य शामिल होते जिनकी इच्छा की जाती है, आनंद गुणवत्ता की दृष्टि से भिन्न भिन्न होता है। जीएस मिल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है वो आपको चयन करना है। ऑप्शन आपका 2 राइट होगा, उपयोग का सिद्धांत जीवन का अंत है। यह बात बिल्कुल गलत है। यह बात जेएस मिल नहीं करता कि उपयोग का सिद्धांत जीवन का अंत है। जो उपयोगितावादी सिद्धांत था जेरेमी बेंथम के द्वारा जो प्रतिपादित किया गया था मित्रों, जेरेमी बेंथम अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित होना चाहिए, उसमें जेएस मिल संशोधन करता है और जेएस मिल को अंतिम उपयोगितावादी विचारक भी माना जाता है। लेकिन वह जीवन का अंत है उपयोग का सिद्धांत, यह बात बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी जेएस मिल के बारे में सत्य है। आनंद गुणवत्ता की दृष्टि से भिन्न भिन्न होता है, यह बात भी सही है। स्वतंत्रता में वे भी कार्य शामिल होते हैं जिनकी इच्छा की जाती है। और सुगत कैलकुलस व्यर्थ की बात है, यह बात भी बिल्कुल सही है। 19 नंबर सवाल, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? फजल अली, वीपी मेनन, एचएन कुंजरू, केएन पनिकर। तो इस सवाल का ऑप्शन आपका 2 राइट होगा। वीपी मेनन इसमें शामिल नहीं थे मित्रों, जबकि फजल अली की अध्यक्षता में यह गठित किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग है जो फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया था, जिसमें एचएन कुंजरू और केएन पनिकर सदस्य शामिल थे, जबकि वीपी मेनन इसमें शामिल नहीं था। और 1953 में आया और इसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 भी आया था। इसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 भी आया था। नेक्स्ट सवाल और अंतिम सवाल आज की वीडियो सीरीज का, हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत को एकदम व्यर्थ की वस्तु किसने कहा? हॉब्स के द्वारा जो सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया गया था उसको एकदम व्यर्थ की वस्तु किसने कहा? वाहन ने, सर हेनरी मैन ने, मैक्सी ने, क्लैरेंडन ने। तो 20 नंबर सवाल का ऑप्शन बी राइट होगा, सर हेनरी मैन ने इसे यह संज्ञा दी है। हॉब्स के सामाजिक समझौते को एकदम व्यर्थ की वस्तु का सर हेनरी मैन ने। जबकि क्लैरेंडन कौन था? क्लैरेंडन इसने लेवियाथन जो पुस्तक थी, लेवियाथन हॉब्स की जो प्रसिद्ध रचना है जो 1651 में प्रकाशित होती है, ऐसा माना जाता है कि इस क्लैरेंडन ने इस लेवियाथन की हस्तलिखित जो प्रतियां थी उन्हें जला दिया था क्लैरेंडन ने।
तो आपको आज की क्विज कैसी लगी, आप अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। धन्यवाद।